पति पत्नी का जो रिश्ता होता है टोटल विश्वास पे टिका हुआ होता है। और जिस दिन ये भरोसा विश्वास टूटता है ना, उस दिन कई लोगों की जिंदगियां बहुत बर्बाद हो जाती है। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक महिला जो अपने शादी के लगभग 10 साल के बाद दूसरे बच्चे को जन्म देती है, लेकिन बच्चा जैसे ही 9 महीने का हो जाता है, महिला हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है। लेकिन जब इसका असलियत लोगों को पता चलता है तो इसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। नमस्कार, आदाब, मैं जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल यह घटना है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है कानपुर, और इसी कानपुर का एक मोहल्ला आता है नवाबगंज। और इसी नवाबगंज मोहल्ले का रहने वाला ओम प्रकाश की पत्नी का नाम सरला। ओम प्रकाश का टोटल 3 बेटियां हैं, जिसमें बड़ी बेटी कुसुम, दूसरी बेटी बरखा और सबसे छोटी बेटी सोनम। कुसुम जिसकी शादी हो चुकी है, बरखा अपने ही इलाके से हाई स्कूल की पढ़ाई करती है। लेकिन बरखा की जैसे ही पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, बरखा आगे तो पढ़ना चाहती है, लेकिन ओम प्रकाश अपनी बेटी की पढ़ाई रुकवा देता है। उसके बाद से बरखा अपने घर में ही अपने माँ के कामों में हाथ बटाने लगती है। बरखा जैसे ही जवानी के दहलीज पे कदम रखती है, उसके बाद से ओम प्रकाश अपनी बेटी की शादी कराने के लिए एक लड़के की तलाश करना शुरू कर देता है। और आखिरकार ओम प्रकाश का यह तलाश भी बहुत जल्द ही पूरी हो जाती है, और फिर उसे यह सौदानगर का रहने वाला कृष्णकांत मिल जाता है। कृष्णकांत जिसकी अभी उम्र है लगभग 34 साल के आसपास। कृष्णकांत जो पेशे से एक ब्यूटिशियन, कृष्णकांत के पिता के नाम रमन कुमार, माँ का नाम सुमिता। राम कुमार के टोटल 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी। बेटी का नाम शिखा। ओम प्रकाश को जैसे कृष्णकांत पसंद आ जाता है, ओम प्रकाश अपनी बेटी की शादी कृष्णकांत से कर देता है। बरखा जब शादी करके अपने ससुराल में जाती है, तो अपने ससुराल में बड़ी खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करती है। जैसे ही 1 साल का समय गुजर जाता है, बरखा एक बेटे को जन्म देती है। बच्चे के घर में आ जाने की वजह से घर में खुशियों का माहौल छा जाता है। लेकिन बरखा का बच्चा जैसे दुनिया में आ जाता है, उसके बाद से बरखा के साथ ससुर अपने पैतृक गांव सकरापुर चले जाते हैं। उसके बाद से बरखा अपने बच्चे के साथ अकेले ही घर में रहने लगती है। कृष्णकांत जो एक दुकान में काम करता है, हर रोज सुबह 9 बजे घर से निकलता है और रात्रि के 9 बजे के आसपास घर पे आता है। कृष्णकांत के भी पड़ोस के रहने वाला दीपक जिसकी उम्र है लगभग 28 साल के आसपास। दीपक के पिता का नाम विमल गुप्ता। दीपक जो ई रिक्शा चलाता है। दीपक और कृष्णकांत में काफी गहरी दोस्ती होती है। कृष्णकांत जब अपने काम पर चला जाता है, उसके घर में किसी भी चीज की जरूरत होती है, तो अक्सर दीपक ही कृष्णकांत के घर पर जाता है, सारी सामानों को खरीद करके उसके घर पर ला करके दे जाता है। दीपक जब कृष्णकांत के घर पे जाता है, तो उसकी पत्नी को भाभी के रिश्ते से बुलाता है। लेकिन दीपक जब बरखा की खूबसूरती देखता है, तो बरखा की खूबसूरती देख दीपक की नीयत खराब हो जाती है। उसके बाद से दीपक जब भी बरखा के घर पे जाता है, तो इसी भाभी के रिश्ते की वजह से उसे हंसी मजाक भी करता है। लेकिन हंसी मजाक में कुछ ऐसी बातें कह जाता है, जिसे सुनकर के बरखा को भी समझने में बिल्कुल देर नहीं लगता कि आखिरकार दीपक चाहता क्या है। दरअसल कहीं ना कहीं बरखा भी दीपक को पसंद करने लगती है। आखिरकार दोनों हंसी मजाक करते करते दीपक और बरखा कब दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, दोनों को ही नहीं पता चलता है। बरखा और दीपक के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, उसके बाद से दीपक बरखा से मुलाकात करने के लिए अक्सर उसके घर पे जाने लगता है। लेकिन दीपक जब बार बार बरखा के घर पे जाना आना जाना शुरू करता है, यह देख करके पड़ोसियों को कहीं ना कहीं शक हो जाता है। इसीलिए एक दिन पड़ोसी कृष्णकांत से कहता है कि शायद तुम्हारी पत्नी का दीपक के साथ में चक्कर चल रहा है, क्योंकि पड़ोस के लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तुम अपनी पत्नी को समझाओ, वरना समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाओगे। पड़ोसी जैसे इस तरह की बातें कृष्णकांत से कहते हैं, तो कृष्णकांत को भी अपने पत्नी के ऊपर शक हो जाता है। कृष्णकांत जब रात्रि के वक्त ड्यूटी से घर आता है, इस बारे में अपनी पत्नी से बातचीत करता है। लेकिन जैसे ही दीपक का नाम लेकर के बरखा से पूछताछ करता है, बरखा एकदम से भड़क जाती है गुस्से में। कहती है कि दीपक तुम्हारा दोस्त है, अगर तुम्हें वाकई में हम दोनों के ऊपर शक है, तो तुम उसे मना कर सकते हो। तुम उसे मना भी कर देना कि वो हमारे घर पर नहीं आएगा,
बरखा जब इस तरह की बातें अपने पति से कहती है तो यह सुन करके कृष्णकांत को भी लगता है कि शायद पड़ोसियों को कोई गलतफहमी हो गया है। कि कृष्णकांत अपनी पत्नी पर आंख बंद करके भरोसा कर लेता है। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, एक दिन कृष्णकांत दोपहर के वक्त ही अपने घर पे आ जाता है। लेकिन कृष्णकांत जब दोपहर के वक्त अपने घर पे पहुंचता है तो अपने ही घर के अंदर दीपक और अपनी पत्नी को रंगे हाथ पकड़ लेता है। जब दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखता है, दीपक तो वहां पर से भाग जाता है, लेकिन कृष्णकांत अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करता है। जब वो अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करता है तो बरखा भी अपनी गलतियों की माफी मांगने की बजाय अपने पति से नफरत कर लेती है। बरखा इस कदर से अपने पति से नफरत कर लेती है कि दीपक के नंबर पे फोन करती है और रोते हुए कहती है कि मुझे अब मेरे पति के साथ नहीं रहना है, मुझे यहाँ से कहीं दूर लेकर के चलो। इधर दीपक भी बरखा से बेइंतहा मोहब्बत करने लगा था। बरखा जैसे इस तरह की बातें दीपक से कहती है, दीपक भी बरखा के बातों में आ जाती है और एक दिन बरखा को अपने घर से लेकर के भाग जाता है वो। लेकिन बरखा जैसे ही घर छोड़ करके भागती है, इस बात की जानकारी उसके पति को पता चल जाता है। बरखा जब दीपक के साथ अपना घर छोड़ करके भागती है तो अपने बेटे को भी छोड़ करके चली जाती है। इधर कृष्णकांत को जैसे ही मालूम चलता है कि कृष्णकांत इस बात की जानकारी अपने सास ससुर को देता है, साथ ही साथ अपने माता पिता को भी अपने पैतृक गांव से बुलाता है। जब ये सब के सब कृष्णकांत के घर पे पहुंचते हैं तो सब के सब दीपक के घर पर जा करके उसके पिता विमल गुप्ता के ऊपर दबाव डालना शुरू करते हैं। कहते हैं कि जितना जल्द हो सके दीपक को घर पे बुलाओ, वरना हम थाने में जाएंगे। थाने की जब धमकी देना शुरू करते हैं, आखिरकार विमल अपने बेटे का नंबर पे फोन करता है और कहता है कि जितना जल्द हो सके बरखा को लेकर के घर पे आओ। पुलिस थाना की जब बात करता है, दीपक भी एकदम से डर जाता है और बरखा को लेकर वापस अपने घर पे चला आता है। लेकिन बरखा को लेकर के वापस जब अपने घर पे आता है तो कृष्णकांत एक पंचायती भी बैठाता है। ये पंचायत अपने फैसला सुनाते हुए कहती है कि आज के बाद से दीपक बरखा के घर पे नहीं जाएगा और बरखा भी कभी दीपक से मुलाकात नहीं करेगी। उसके बाद से कृष्णकांत के माता पिता भी अपने बेटे के ही साथ रहने लगते हैं और बरखा के ऊपर पहरा लगा देते हैं। बरखा जब भी घर से निकलती है तो अक्सर उसके साथ में उसकी सास भी होती है, जिसकी वजह से अब बरखा चाह करके भी दीपक से मुलाकात नहीं कर पाती है। लेकिन दोनों के बीच में फोन के जरिए बातचीत होते रहता है। दोनों के बीच में जब मुलाकात नहीं हो पाती है, दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेचैन हो उठते हैं। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे समय गुजरना शुरू होता है, लगभग 10 सालों के बाद बरखा दूसरे बच्चे को जन्म देती है। बरखा का दूसरा बच्चा जैसे इस दुनिया में आ जाता है, घर के सारे लोग पिछली सारी बातें भुला जाते हैं और बड़ी खुशहाल तरीके से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बरखा दीपक को कभी भूल नहीं पाती है। 27 मई 2023 को बरखा के मामा संजय के यहाँ अशोक नगर में एक पार्टी रखा जाता है। इस पार्टी में बरखा अपने पति के साथ जाती है। बरखा जब अपने मामा के घर पे पहुंचती है तो उसके मामा के घर पे बरखा के माता पिता भी और उसके बहन भी पहुंचती है। लेकिन बरखा जब अपने मामा के घर पे पहुंचती है, इस बात की जानकारी दीपक को पता चल जाता है। दीपक बरखा के नंबर पे फोन करता है और कहता है कि मुझे आज ही तुमसे मिलना है। बरखा कहती है कि मैं अपने मामा के घर पे आई हूँ और मैं तुमसे मिल नहीं सकती हूँ। जैसे ही मौका मिलेगा मैं तुमसे जरूर मिल लूंगी। लेकिन दीपक अपने जिद पे उतर जाता है और कहता है कि नहीं, मुझे आज ही तुमसे मिलना है और आज तुम अगर मुझसे नहीं मिलोगी तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा। दीपक जब बार बार बरखा के ऊपर दबाव डालना शुरू करता है तो आखिरकार बरखा भी मजबूर हो जाती है और दीपक से कहती है कि ठीक है, मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं तुम्हें बताती हूँ। शाम के वक्त जैसे पूरी पार्टी खत्म हो जाती है, बरखा अपने षड्यंत्र के तहत अपने पति से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, बल्कि अपने मम्मी पापा के साथ अपने मायके जा रही हूँ। कृष्णकांत भी अपने पत्नी की बातों पर यकीन कर लेता है और अकेले ही अपने घर चला आता है। करीब रात्रि के 9 बजे के आसपास बरखा अपने माता पिता के साथ अपने मायके नवाबगंज में चली जाती है। जब रात्रि के 9 बजे के आसपास सब के सब अपने घर पे पहुंचते हैं, काफी हारे थके होते हैं, सब के सब गहरी नींद में सो जाते हैं। लेकिन बरखा की आंखों में नींद ही नहीं आती है। करीब 9 बजे के आसपास ऊपर छत के कमरे में जाती है, कमरे की सफाई करती है और दीपक के नंबर पे फ़ोन करती है। कहती है कि अगर मिलना है तो मेरे घर पे आ जाओ। इधर दीपक भी बरखा से मिलने के लिए एकदम से उतावला हो रहा था। जैसे ही अपने घर पे मिलने के लिए बुलाती है, रात्रि के करीब 10 बजे के आसपास
दीपक बरखा से मिलने के लिए नवाबगंज उसके घर पे चला जाता है। जब घर पे पहुंचता है तो बरखा जाकर के दरवाजा खोलती है, दीपक को अपने घर के अंदर लेती है और सीधे उसे लेकर के ऊपर कमरे में चली जाती है। ऊपर जब कमरे में जाते हैं दोनों के दोनों पहले अपने हसरतें पूरी करते हैं। उसके बाद से दीपक बरखा को अपने साथ ले जाने की बात कहता है। दीपक कहता है कि मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ, चलो यहाँ से इतनी दूर चले जाते हैं कि कोई हमें ढूंढ ही नहीं पाएगा। लेकिन दीपक जब बरखा को अपने साथ ले जाने की जिद करता है तो बरखा दीपक को साफ मना कर देती है। कहती है कि मैं अपने बच्चों को छोड़ करके नहीं जा सकती हूँ, बेहतर है कि हम जैसे चल रहे हैं वैसा ही आगे चलते हैं, हमारा रिश्ता जैसा चल रहा है वैसा चलता भी रहेगा। लेकिन दीपक बरखा की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। दीपक बरखा के ऊपर दबाव डालने लगता है, कहता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए इस दुनिया से ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि मैं अब तुमसे छुप छुप करके नहीं मिल सकता हूँ। दीपक जब इस तरह की धमकी बरखा को देता है तो बरखा भी इस धमकी पे हंसने लगती है। कहती है कि तुम मुझे कैसे मार सकते हो, क्योंकि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ और तुम भी मुझसे मोहब्बत करते हो। तो लेकिन दीपक बरखा के ऊपर जब दबाव डालना शुरू करता है और बरखा जब बात नहीं मानती है, आखिरकार दीपक इस तरह से गुस्से में आ जाता है कि अपने पास से एक तेज धारदार हथियार निकालता है और उस हथियार को बरखा के गले पे चला देता है, जिसकी वजह से बरखा की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। उसके बाद से दीपक बड़े आराम से निकलता है और मौके से फरार हो जाता है। इधर रात्रि के जैसे 12 बज जाता है, बरखा का बच्चा रोने लगता है। बरखा का बच्चा जब रोने लगता है तो बरखा की माँ अपनी छोटी बेटी सोनम को जगाती है और कहती है कि जाकर के देखो बरखा कहाँ है। सोनम जब अपनी बहन को ढूंढते हुए ऊपर कमरे में जाती है, अपनी बहन को जब मृत अवस्था में देखती है वो चीखने चिल्लाने लगती है। सोनम के चीख पुकार सुनकर के पूरा घर परिवार ही नहीं जग जाता है, बल्कि आस पड़ोस के लोग भी जग जाते हैं। आस पड़ोस के लोग जब इस तरह के नज़ारा देखते हैं, सबसे पहले बरखा के ससुराल वालों को खबर देते हैं और साथ ही साथ नज़दीकी थाने में भी खबर करते हैं। पुलिस को इधर जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है। पुलिस जब बरखा के घर पे पहुंचती है, सबसे पहले डेड बॉडी को चेक करती है। पुलिस जब इस घटना के बारे में बरखा के घर परिवार वालों से जब पूछताछ करती है तो बरखा के घर परिवार वाले कहते हैं कि साहब आज ही रात्रि को 9 बजे के आसपास हम लोग एक रिश्तेदारी से आए थे। आने के बाद हम लोग काफ़ी हार थक चुके थे, इसीलिए गहरी नींद में सो गए। हो सकता है कि रात में कोई बदमाश घुस आया होगा लूटपाट के इरादे से। उस वक्त बरखा जगी होगी, बरखा ने विरोध किया होगा, शायद उस बदमाश ने बरखा की हत्या कर दिया हो। पुलिस बरखा के ही माता पिता के तहरीर पे अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध में मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की छानबीन करना शुरू कर देती है। पुलिस सबसे पहले बरखा की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और फिर इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले बरखा के मोबाइल नंबर का CDR निकालती है। तो मालूम चलता है कि बरखा ने पिछले 2 महीने से एक ही नंबर पे लगभग 500 बार बातचीत किया था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर दीपक के ही नाम पर ही रजिस्टर्ड है। दीपक के नाम पर जब बरखा का घर था, उसके घर के सामने एक मंदिर भी था। उस मंदिर में CCTV लगा हुआ था। पुलिस जब उस CCTV कैमरा को चेक करती है तो आखिरकार उस CCTV के रिकॉर्डिंग में रात्रि के 10 बजे के आसपास दीपक जाते हुए दिखाई देता है। दीपक रात्रि के 10 बजे के आसपास बरखा के घर में एंट्री करता है और 11:30 बजे के आसपास घर से बाहर निकलता है। पुलिस जब दीपक के बारे में कृष्णकांत से पूछताछ करती है तो कृष्णकांत कहता है कि साहब दीपक मेरे ही गांव के रहने वाला ही नहीं है, बल्कि मेरा जिगरी दोस्त है। पुलिस अभी पूरे यकीन कर जाती है कि बरखा की हत्या दीपक ने ही किया है। पुलिस जब दीपक के घर पे जाती है तो मालूम चलता है कि दीपक अपना घर छोड़ करके फरार हो चुका है। लेकिन पुलिस जब दीपक के नंबर पे फ़ोन करती है तो फ़ोन एक व्यक्ति उठाता है। एक व्यक्ति जब फ़ोन उठाता है तो कहता है कि साहब मैं GRP थाने से कांस्टेबल बोल रहा हूँ। दरअसल दीपक की डेड बॉडी हमें सकरकट्टी रेलवे लाइन पे मिला है। रात्रि के वक्त वो रेल के चपेटे में आ चुका है, इसीलिए हमने उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस को अब पूरी यकीन हो जाता है कि दीपक ने पहले बरखा की हत्या करने के बाद रेलवे स्टेशन पे गया है और रेलवे लाइन पर जाकर के सो गया है, जिसकी वजह से रेल के चपेट में आ चुका है। पुलिस कृष्णकांत की तहरीर पे दीपक का नाम पर नामजद मुकदमा करती है। चूँकि दीपक की भी मौत हो चुकी है, इसीलिए इस फाइल को बंद कर देती है। फिलहाल कृष्णकांत के दोनों बच्चे अपने नाना नानी के साथ रह रहे हैं। दोस्तों, इस पूरी घटना के सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था।
आपका दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सचेत करना था, आपको बताना है, आपको जताना है। आप जहाँ भी रहे सुरक्षित रहे और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद।